राधे राधे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन तक हम पहुंच गए थे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस डेफिनेशन में 3 सवाल उठे थे कि रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन किस तरह का होता है, और जो वोट देते हैं, जो इलेक्शन करते हैं, मतलब जो रूलर्स खड़े होते हैं, इलेक्शन होता है और जो लोग उनके जाके वोट देते हैं वो लोग कौन हो सकते हैं। ये 3 सवाल उठे थे। इसके बाद क्या है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अगर कोई भी मेजर डिसीजन लिया जाने वाला है तो वो कौन लेगा, ऑफ कोर्स जिसको हमने इलेक्शन के थ्रू लीडर बनाया हो, ठीक है, कोई भी ऐसे नॉन इलेक्टेड लीडर नहीं। तभी हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे जब इलेक्शन के साथ साथ किसी को हमने लीडर्स बनाया हो। जैसे इंडिया में होता है, इलेक्शन होता है, हम लोग जाके वोट देते हैं, उस वोटों की सहमति से कोई लीडर बनता है, कोई रूलर बनता है, तो उसी के हाथ में पावर है कि वो कोई मेजर डिसीजंस ले सके। अब इसका हम एक एग्जांपल की तरह समझेंगे, और एग्जांपल किसका लेंगे, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1998 में, किसमें 1998 में वहां पे इलेक्शंस होते थे, ठीक है, क्या होते थे, इलेक्शंस होते थे, और वहां पे इलेक्शन के बाद पीएम बनते थे। उसके बाद क्या हुआ 1999 में जो मिलिट्री के जनरल थे, ठीक है, मिलिट्री जनरल, उन्होंने क्या किया, ये जो पीएम बने थे, जो इलेक्शंस के थ्रू बने थे, लोगों के द्वारा इलेक्शंस दे के बने थे, उनको हटा दिया और इनकी जगह पे आकर ये खुद बैठ गए। क्या नाम है इनका, परवेज मुशर्रफ। इनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम को हटा के वहां पे खुद जाकर क्या बन गए, लीडर बन गए, रूलर बन गए। तो क्या ये इलेक्शन के थ्रू हुआ, नहीं, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं हुआ। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। और खुद को क्या बताया कि मैं क्या हूं, यहाँ का, पाकिस्तान का क्या हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। अब कोई पीएम इन सबको कोई रूल नहीं चलेगा, अब रूल चलेगा किसका, मिलिट्री का। और मिलिट्री में भी किसका सबसे रूलर कौन है, लीडर कौन है, परवेज मुशर्रफ। ये 1999 की बात है। उसके बाद लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, अपने आप को प्रेसिडेंट साबित कर दिया कि अब मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूं। और फिर 2002 में एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम यानी कि एक फेक इलेक्शन करवाया जिसमें उसने पब्लिक से पूछा और सवाल का आंसर यही था, यस या नो। सवाल क्या था कि क्या मैं अगले 5 साल तक ये पोस्ट पे रहूं, मतलब क्या जनरल परवेज मुशर्रफ अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट बन के रहे पाकिस्तान का, हाँ या ना। ऑफ कोर्स अगर कोई लीडर का रूल यहाँ पर है, मिलिट्री का, अब वही सब कुछ गवर्न कर रहा है, बिना इलेक्शन के अगर कोई चीज हो रही है तो क्या यहाँ पे पीपल अगर ना भी बोलती तो क्या ये हट जाता, नहीं, पीपल ने यस बोला। अब तो ऑफ कोर्स 5 साल तक क्या रहा, परवेज मुशर्रफ ही वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट रहा। फिर पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट say that a referendum was based on malpractices and fraud। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने इलेक्शन के थ्रू पीएम को चुना है तो ये लोगों के मत से चुना गया है, यानी कि लोग इसमें एग्री करते हैं कि हाँ हम इसको पीएम मानेंगे। लेकिन अगर पीएम को हटा के वो यहाँ पे मिलिट्री रूल ला रहा है, मिलिट्री रूल ला रहा है, कुछ खुद वो अपने आप को यहाँ पे बता दे रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो ये फेयर तरीके से तो हो नहीं रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर ये जो इन्होंने करवाया रेफरेंडम यानी कि ऐसे सवाल जवाब करवाए, तो उसमें अगर यस आया है इनके लिए, इसका मतलब है कि वो मैल प्रैक्टिसेस यानी कि घपलेबाजी की तरह से हुआ है, कोई भी सही इलेक्शंस की तरह नहीं हुआ है, लोगों के साथ फ्रॉड की तरीके से किया गया है। इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। अब देखो सारा पावर किसके पास चला गया, इसके पास, परवेज मुशर्रफ के पास। तो उसने क्या किया, अगस्त 2002 में, इसी 2002 में जब उसने इलेक्शंस करवाए, मतलब रेफरेंडम करवाया, तो अगस्त 2002 में इसने क्या पूछा नहीं, इसने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू कर दिया। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का उसमें अदला बदली कर दी अपने हिसाब से, पावर सारा इसके पास है तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में अदला बदली कर दी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब देखो, अब जब सारा रूल इसका आ गया तो यहाँ पे जो कैबिनेट, वहां पे भी देखो पार्लियामेंट्स होते हैं पाकिस्तान में भी, तो वहां के जो कैबिनेट्स थे वहां पे क्या कर दिया इसने कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको ताखिज कर दिया कि भाई हटो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं, और खुद की एक असेंबली
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी बना ली, ठीक है, कि अब जो भी इलेक्शंस होगा वो यही देखेगी, जो भी काम होगा कौन देखेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी। और इसको रूल कौन करेगा, मिलिट्री के पावर के अंदर में ये काम करेगी। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली पावर किसके हाथ में है, परवेज मुशर्रफ, यानी कि मिलिट्री ऑर्डर के हाथ में, मिलिट्री लॉ के हाथ में, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेगा उसके हाथ में है, लेकिन ये नॉन इलेक्टेड तरीके से हुआ है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस। अब देखो क्या हो रहा है, इतना सब उसने घपला कर लिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बदला, एक असेंबली खुद की बना ली जिसको वो खुद गवर्न करेगा, उसके बाद वो वापस इलेक्शन करवा रहा है। मतलब क्या ये डेमोक्रेसी के अंदर आता है, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब किसके दिमाग से सब चलेगा, ऑफ कोर्स जो वहां पे रूल कर रहा है उसी के हिसाब से चलेगा। तुम चाहे जितने भी इलेक्शंस करवा लो, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, कितने पावर, सम पावर, क्योंकि मेन पावर परवेज मुशर्रफ के पास है। फिर बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं मेन पावर उनके पास होगा और मुशर्रफ के पास खुद होगा, सबसे ज्यादा पावर मुशर्रफ के पास होगा, उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगा, और थोड़े बहुत पावर किसको दे देगा, जो इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स या तो रूलर बन रहे होंगे। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्या इतना सब जो आपको रीजंस दिखा, इसके बाद भी आप कहोगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे? नहीं। डेमोक्रेसी रूल थे? नहीं। तो यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल चल रहा। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? लेकिन उसने तो इलेक्शंस करवाए। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट वो होती है जहां पे रूलर इलेक्शन के थ्रू बाय द पीपल चुने जाए, यहाँ पे भी तो बाय द पीपल चुने गए। इसके बाद जो इलेक्शंस हुआ वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो बने वो तो बाय द पीपल ही बने, तो क्या इसको हम एक डेमोक्रेटिक मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। नॉट क्वाइट, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। मतलब वो असलियत के रूलर्स है ही नहीं, क्योंकि मेन पावर तो मुशर्रफ के पास है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। क्या ये फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं जो इलेक्शंस के थ्रू बने? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये कोई भी डिसीजन लेते हैं वो इनके पास जाएगा, मुशर्रफ के पास, और वो हाँ ना बोलेगा, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा उस पाकिस्तान में। अब दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो पावर है वो इनके पास है और इनमें से किसी भी लोगों ने नहीं चुना। ये लोग खुद ब खुद अपने आप को प्रेसिडेंट और ना जाने क्या क्या कहने लग गए। This happens in many dictatorships and monarchies. ये कई डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में देखा जाता है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. सऊदी अरेबिया में भी क्या आपको पता है इलेक्शंस होते हैं? होते हैं। कतर में इलेक्शंस होते हैं? होते हैं। लेकिन क्या वो इलेक्शंस के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रूल करता है, क्या उसके पास पावर होता है? नहीं, पावर होता है किसी और के पास जो नॉन इलेक्टेड है, जिसको लोगों ने नहीं चुना। वो खुद अपने आप को बोलता है कि मैं पावरफुल इंसान हूं, मेरे पास सारे पावर्स हैं, और जो इलेक्शंस के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं वो मेरे अंडर में रहेंगे, ठीक है। अब in a few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. इसको हम people का रूल नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड है। फिर this gives us the first feature in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो इससे हम एक फर्स्ट फीचर हम क्या कह सकते हैं डेमोक्रेसी का? अरे लाइट चली गई। This gives us the first feature in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो इससे हमें डेमोक्रेसी का एक पहला फीचर क्या मिलता है? डेमोक्रेसी क्या होती है, उसका पहला फीचर क्या मिलता है कि जो डेमोक्रेसी का फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, कि अगर कोई भी कंट्री में कोई फाइनल डिसीजन ले रहा है किसी एक टॉपिक पे, तो वो पावर किसे मिलना चाहिए? जिसे पीपल ने खुद इलेक्ट करके बनाया हो, ठीक है। पीपल ने खुद इलेक्ट करके उसे बनाया हो, नॉन इलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर नॉन इलेक्टेड है तो वो डेमोक्रेसी में नहीं आएगा। तो ये पहला टॉपिक आपका खत्म होता है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अभी हमने देख लिया कि जो पावर होना चाहिए वो मोस्ट, जो उसको पीपल ने खुद इलेक्शन से चुना हो उसके हाथ में होना चाहिए। अब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन, यानी कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें वो पीपल अपने रूलर को चुन रहे हैं वो भी फ्री होना चाहिए, यानी कि पीपल के अपने माइंड से होना चाहिए, कोई भी प्रेशर नहीं होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, उसमें भी कोई भी मैल प्रैक्टिसेस का यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है चाइना का। चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनमिन दाइबियो दावी। ये चाइनीज वर्ड भी लिखा हुआ है। यहाँ पे चाइना में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। चाइना में कब कब इलेक्शंस होते हैं, 5 years में हर साल इलेक्शन हो जाता है, मतलब 5 साल में एक इंसान को चुना, फिर 5 साल में फिर से इलेक्शंस होगा। और उनकी पार्टी का इलेक्शंस के नाम क्या है, पार्लियामेंट का नाम है क्वांगो रेनमिन दाइबियो दावी। इसको नॉर्मल इंग्लिश भाषा में अगर देखा जाए तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ पे क्या होता है, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास में पावर है, एनपीसी के पास में पावर है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक असेंबली के पास में, एक पार्लियामेंट के पास में पावर है। It has nearly 3000 members elected from all over China. 3000 इनके पार्लियामेंट में कितने पीपल हैं, 3000। हमारे पार्लियामेंट में कितने पीपल हैं आप लोग कमेंट में बताओगे। इंडिया के पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, कितने उसके मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, आप कमेंट में बताओगे। और चाइना के जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है यहाँ पे 3000 लोग इसके मेंबर्स हैं। और सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर्स जो है वो आर्मी के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब वहां पे एक पार्टी है, यहाँ पे जैसे कि कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक अलग सी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है। वहां पे क्या है, चाइना में एक कौन सी पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। इस पार्टी का नाम आप लोग याद रखना, क्या नाम है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी बंदा या बंदी जो भी हो, किसी को इलेक्शन लड़ने हो तो पहले इसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पे जाके अपना मेंबरशिप लेना पड़ता है, मतलब इसको अप्रूवल चाहिए होगा, किसका, इस कम पार्टी का, यानी कि ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 एंड 2003। यानी इसके साथ में एक 8 छोटी छोटी पार्टीज और हैं जो इसके साथ में एक बड़ी पार्टी बनाई हुई है। अगर किसी को भी चाइना में इलेक्शंस लड़ना है तो वो इस पार्टी का मेंबर होना चाहिए, मतलब उसे और किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अगर कोई भी वहां का प्रेसिडेंट बनेगा तो कौन बनेगा, इसी पार्टी का आदमी होना चाहिए और कोई पार्टी नहीं। अगर कोई आम पर्सन, कोई नॉर्मल पर्सन चाहता है कि मैं यहाँ पे आके इलेक्शंस लड़ूं तो उसको पहले इस पार्टी का अप्रूवल लेना होगा। मतलब ये पार्टी डिसाइड करेगी कि हम किसको नेता बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते हैं। सारा पावर किसके हाथ में है, इस पार्टी के हाथ में है। या द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब इस पार्टी के द्वारा ही हर बार सरकारें बनती हैं चाइना में। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। अब चाइना की कहानी खत्म। ठीक है, चाइना का इतना आपने पढ़ लिया कि 5 साल में आपका इलेक्शंस होता है। यहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस एक असेंबली है, पार्लियामेंट है, जिसका जो प्रेसिडेंट चुनता है, और प्रेसिडेंट इसके ऊपर भी कौन सी पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, जिसके अप्रूवल के द्वारा ही कोई पार्टी अपना बनता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट में 3000 लोग होते हैं। ठीक है, अब हम किसके पढ़ेंगे, मैक्सिको की। मैक्सिको को फ्रीडम कब मिला था, मैक्सिको भी गुलाम था, तो मैक्सिको को फ्रीडम मिला था 1930 में। ठीक है, 1930 में मैक्सिको को क्या मिला था, फ्रीडम, आजादी मिली थी 1930 में। अब मैक्सिको, चाइना हर 5 साल में इलेक्शन कराता है, मैक्सिको हर 6 साल में इलेक्शन कराता है। कितने साल में, हर 6 साल में। हर 6 साल बाद इंडिया इलेक्शंस होते हैं। इंडिया भी प्रेसिडेंट होता है, मतलब कि इलेक्शंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट बनता है, फिर 6 साल बाद इलेक्शंस होता है, फिर प्रेसिडेंट बनता है। मैक्सिको में एक खास बात क्या थी, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो रहा था। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, मतलब इलेक्शन में कोई घोटाला नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था, आराम से इलेक्शंस होते थे, कोई हमला कुछ नहीं होता था। वहां पे आते थे लोग, वोट देते थे, पार्टी का एक लीडर बन जाता था। अब देखो घपला किस चीज में होता था मैक्सिको में। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। मैंने बोला ना यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं होता था, यहाँ पे ना ही कभी मिलिट्री रूल आई, ना ही यहाँ पर कभी डिक्टेटर का रूल आया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था मैक्सिको में। लेकिन बोलते हैं ना कि हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती है। अगर कोई चीज एकदम परफेक्ट है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्या, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब यहाँ पे एक पार्टी है, इसका नाम क्या है, PRI,
यहाँ की पार्टी है। 2000 के पहले यानी कि 1930 में इसको आजादी मिली और 2000 तक ये देखा जा रहा था कि जब भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अच्छे से इलेक्शन हो रहे हैं, कोई मिलिट्री रूल नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप रूल नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी, पीआरटी। हर इलेक्शन पीआरटी, 6 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ, पीआरटी फिर से जीत गई। ऐसा क्यों हो रहा था? ओपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। क्या वहां पे कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी? इंडिया में जैसे अगर अभी जो है बीजेपी रूल कर रही है, ओपोजिशन में बहुत सारे पार्टीज वहां पे खड़े, कांग्रेस है, बहुत सारे समाजवादी है, बहुत सारे पार्टीज है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ओपोजिशन नहीं था? यहाँ पे भी ओपोजिशन पार्टीज थी, लेकिन क्या हो रहा था, ये पीआरटी उनको कभी भी लीडर बनने ही नहीं दे रहा था। द पीआरआई वाज नोट, सॉरी पीआरआई है, पीआरटी नहीं है, यहाँ पे पीआरआई है, ठीक है, पीआरआई पार्टी का नाम है। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. ये बहुत ही अजीब तरीके यूज करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। तरीके सुनो। All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. हर पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है वो अपनी मीटिंग कराती है कि नहीं कराती है? तो ये भी जब अपनी मीटिंग कराते थे तो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुआ करते थे, यानी कि मेक्सिको में जो भी गवर्नमेंट जॉब है वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उस पार्टी में उनको भी आना कंपल्सरी होता था। अगर ये पार्टी कोई मीटिंग करा रही है तो उसमें गवर्नमेंट के लोग आएंगे ही आएंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी आएंगे, ठीक है। उस मीटिंग में टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। जो सरकारी स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हुआ करती थी वो बच्चों को फोर्स करती थी, बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करती थी, किस लिए? कि आप पीआरआई पार्टी को वोट दीजिए। तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करके हर साल क्या जीत रहा था? पीआरआई ही हमेशा सरकारें बना रहा था, ओपोजिशन था, ठीक है, लेकिन ये डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहा था। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविस्ट ऑफ ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। ओपोजिशन पार्टी अगर कहीं पर धरना भी लगा रही है ना इस पार्टी के खिलाफ में, तो मीडिया उसको कुछ नहीं दिखाता था। मीडिया क्या बोलता था? उल्टा उन्हीं के अगेंस्ट में बोलता था। मतलब इस पार्टी को अच्छा अच्छा बोलता था और जो ओपोजिशन में खड़े होते थे उनके खिलाफ और दिखाया करता था। तो ऐसे में तो यही पार्टी बनेगी ना, हर बार इलेक्शन जीतेगी। ये 2000 से पहले ऐसा हो रहा था। Sometimes the polling booth was shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. अब मान लो आप लोग जा रहे हो तैयार होके कि आज मेरा वोटिंग डे है, आप लोग जाओगे बूथ पे जाके वोट दोगे, वहां जाने के बाद आपको पता चला कि जो पोलिंग बूथ है वही गायब है। लास्ट मिनट में वो लोग पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। अब आप यही समझते रह जाओगे कि मुझे वोट क्या करना है, वोट ही नहीं पड़ रही है ज्यादातर लोगों की। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. कई पैसे लगाए इसमें अपने कैंपेन बनाने में, मतलब कि प्रचार प्रसार करने में कई लाखों करोड़ इसने पैसे खर्च किए हैं। Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? क्या इस एग्जाम्पल को हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो लीडर बन रहा है वो इलेक्शन जो हो रहे हैं उनको एक पीपल चुन रहा है, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल इसको चुन रहे हैं? क्या ऐसा बोलोगे? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. मतलब इसको डेमोक्रेसी तो किसी हिसाब से नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वही अपने आप को जितवा रही है, तो ये कोई तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में भी कोई चॉइस नहीं है भाई, क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर हमेशा बनेगा वहाँ पे प्रेसिडेंट। मेक्सिको में भी यही चल रहा है कि पीआरआई में जो भी पार्टी है उसी का कोई ना कोई मेंबर बन जाएगा। They have to choose a ruling party and the candidates approved by it. Can we call this is a choice? क्या इसको कोई चॉइस बोलेंगे? अगर यहाँ पे ओपोजिशन भी है तो क्या हमारे पास कोई चॉइस है कि ओपोजिशन को हम वोट दे सकें? वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, गवर्नमेंट का ही प्रेशर है कि आपको हम ही को वोट देना है। तो आपके पास चाहे कितने भी ओपोजिशन क्यों ना खड़े हो जाए, आप उसको वोट ही नहीं दे पाओगे। They have to choose a ruling party and the candidates approved by it. In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. चाइना में तो हमें कोई चॉइस नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी। यहाँ पे तो कई पार्टीज हैं, लेकिन यहाँ पे भी चॉइसेस होते हुए भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब इतने ओपोजिशंस है फिर भी हमें एक ही को वोट देना है, पीआरआई को वोट देना है, तो चॉइस होते हुए भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचता। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. These are not fair elections. यहाँ भी कोई तरीका ही नहीं बचा है कि ये पार्टी कभी हार जाए या चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कभी हार जाए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया है। और इसको हम किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चाइना, मैक्सिको का और भी कंट्रीज है, यहाँ पे बस 2 कंट्री का एग्जाम्पल दिया है आपको। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient.
कोएफिशिएंट। अब यहीं से हमें दूसरा फीचर मिलता है। पहला फीचर हमें क्या मिला था कि जो मोस्ट पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसी डिसीजन को लेने का, वो उसी रूलर के हाथ में होना चाहिए जिसको लोग खुद चुनकर बना रहे हैं वो रूलर। दूसरा फीचर क्या है कि द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। इलेक्शन करा रहे हो तो हमारे पास एक चॉइस होना चाहिए कि ये पार्टी या ये पार्टी। किसी एक पार्टी को चुनते रहना वो हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर नहीं आता है। हमारे पास चॉइसेस होने चाहिए और फेयर चॉइस होना चाहिए कि अगर हम उसको चुने तो ये पार्टी हारे, और अगर हम इसको चुने तो ये पार्टी जीते और ये दूसरी पार्टी हार जाए। And it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers। अब देखो, जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तब उसके बाद कांग्रेस की रूल आई। कांग्रेस की रूल आई तो इंडिया में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। तभी तो अगर ऐसा नहीं होता, फेयर ना होते, तो हमेशा आज तक कांग्रेस की पार्टी होती, आज तक कांग्रेस रूल कर रहा होता या कोई और पार्टी रूल कर रही होती। लेकिन इलेक्शंस में कांग्रेस हारी, फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी के टाइम पे फिर इलेक्शंस होते थे, फिर कोई पार्टी हारेगी, फिर कोई पार्टी जीतेगी। तो इस तरह के इलेक्शंस को फेयर इलेक्शंस बोलते हैं। 1947 जब इंडिया आजाद हुआ उसके पहले भी इलेक्शंस होते थे, लेकिन तब किसका रूल था, ब्रिटिश का रूल था। हमारे यहाँ जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनता था रूलर, वो किसके अंडर काम करता था, ब्रिटिश के अंडर काम करता था। तो पावर किसके हाथ में थी, नॉन इलेक्टेड पर्सन के हाथ में थी, इलेक्टेड के हाथ में पावर नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद नॉन इलेक्टेड यानी कि ब्रिटिश के अंडर में काम करता था। तो ये बात याद रखना कि पहले भी इलेक्शंस हुआ करते थे। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए डेमोक्रेसी में, जहां पे जो करंटली पार्टी पावर, मतलब अभी जो पार्टी है पावर में है, उसके फेयर चांसेस होने चाहिए कि वो अगली बार हार सकता है। मतलब ऐसे कोई चांस 0.1% भी चांस नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये पार्टी कभी नहीं हारेगी, ऐसा चांस नहीं होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी में आएगा। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। अब इसके बारे में और डिटेल में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी मैंने 2 पॉइंट आपको समझाया, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।